हेलो बच्चों, जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी और जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का एम के सर के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ्स। और पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो यूक्लिड ज्योमेट्री क्या है? यूक्लिड नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने ज्योमेट्री को या फिर मैथ्स को बहुत कुछ पार्ट दिया, जिसको हम हर क्लास में हम पढ़ते जाते हैं। ठीक है, सीखते जाते हैं उनसे। तो यूक्लिड जो है एक बड़ा मैथमेटिशियन था जिसने ज्योमेट्री में बहुत सारे पॉइंट्स दिए। ज्योमेट्री में जैसे हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, जैसे एक पॉइंट है, पॉइंट किसको बोलते हैं? पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती, ब्रिथ नहीं होती, कोई हाइट नहीं होती। ठीक है, ब्रिथलेस, हाइटलेस और लेंथलेस जो ज्योमेट्रिकल कोई पॉइंट ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटी होती है उसको हम पॉइंट बोल देते हैं। उसकी कोई लेंथ नहीं होती, कोई हाइट नहीं होती, कोई भी ब्रिथ नहीं होती। ठीक है, एक जो लाइन है, लाइन बोथ साइड इनफाइनाइट तक चलती है, उसका कहीं कोई एंडिंग पॉइंट नहीं आता और लाइन कभी मूव नहीं करती। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। मैं शिव भक्त एम के सर कई सालों के एक्सपीरियंस के साथ आपके सामने मैथ्स को बहुत इजी वे में कन्वर्ट करके अच्छी पीपीटी बनाकर, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। ठीक है, और उसके साथ जो है आप अच्छी तरह से समझे और प्रैक्टिस करें। और फिर मैथ्स में आप कितने मार्क्स आप लेकर आते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे भी आज का चैप्टर यूक्लिड। यूक्लिड ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन क्या है? यूक्लिड नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने मैथ्स में बहुत सारे वैल्यूज दी, बहुत सारे जो नेम है वो दिए। जैसे सरफेस हुआ, लाइन हुआ, पॉइंट हुआ, सर्कल हुआ, इस तरह के जो स्क्वायर है, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो किसने दिए? यूक्लिड ने दिए। बहुत सारी चीज इस तरह से होती है, जैसे बचपन में आपका जन्म हुआ तो आपके घर वालों ने आपका नामकरण किया, तो वो नाम जो है, आपका नेम जो है, वो एक माना हुआ नाम है। ठीक है, स्टार्टिंग में उसको फिक्स कर दिया कि हाँ, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे आपके जो पेरेंट्स है, आपके जो पंडित जी रहे होंगे जिन्होंने आपका नामकरण किया, उन्होंने बहुत सारे आंकड़ों के आधार पर आपका नामकरण किया। और सेम वैसे ही मैथ्स में भी यूक्लिड ने बहुत सारे नेम दिए जिनको हम पढ़ते आते हैं। उनका कोई प्रूफ नहीं होता, ठीक उसी प्रकार जैसे आपके नाम का कोई प्रूफ नहीं है कि आपका नाम ये ही क्यों है। ठीक है, या मेरा नाम मुकेश ही क्यों है। तो वही बात कि मतलब मैथ्स में भी ऐसे बहुत सारी वैल्यूज दी, नेम दी, यूक्लिड ने दी। उनके पीछे यूक्लिड ने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ मतलब यूं देख लो अच्छी तरह से डिराइव किया, बहुत चीजें समझी और उसके आधार पर उन्होंने कुछ नेम दिए। ठीक है, और वो नेम क्या क्या है वो सब हम पढ़ेंगे यूक्लिड वाले चैप्टर में, इसी चैप्टर में। तो वो नेम जो है उनसे मैथ्स की जो ज्योमेट्री वाला पार्ट है, कंप्लीट ज्योमेट्री वाले पार्ट में बहुत सारा योगदान है किसका? यूक्लिड का। ठीक है, तो कुछ एक्जियोम्स है, कुछ पोस्टुलेट है, कुछ एक्जियोम्स, 7 एक्जियोम्स है, 5 पोस्टुलेट है। ये सब जो है यूक्लिड ने दी, क्या क्या दी, कैसे कैसे क्या क्या होता है, वो सब हम सीखेंगे आज के चैप्टर में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन तो मतलब कि बहुत सारी चीजें जो स्टार्टिंग में जो हम पढ़ रहे हैं, पॉइंट है, लाइन है, सरफेस है, इन सब के बारे में यूक्लिड ने बताया और इनके नेम दिए और कहा कि भाई लाइन, इसको लाइन कहते हैं, इसको पॉइंट कहते हैं, इसको बोलते हैं सरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो इनका कोई प्रूफ नहीं है कि जैसे सर इसको लाइन ही क्यों बोलते हैं। ठीक है, या फिर जैसे मान लो कि ये लाइन है तो गुरुजी ये लाइन ही क्यों है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इसको पॉइंट ही क्यों कहते हैं, ये मैंने एक सरफेस बना दी, ये सरफेस ही क्यों है।
ठीक है। तो इनके कोई मतलब जवाब नहीं है, ठीक है, कि इसको पॉइंट ही क्यों बोलते हैं, इसको लाइन ही क्यों बोलते हैं, ऐसा इनका कोई इनका प्रूफ नहीं है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जैसे आपका नामकरण बचपन में किया गया, ठीक वैसे ही यूक्लिड ने इनका नामकरण किया और फिर हम उनको पढ़ते आते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड डेफिनेशंस है, 7 डेफिनेशंस है। कौन कौन सी है डेफिनेशंस, उसके बारे में देखो एक बार हम डिस्कस करें। ये यूक्लिड डेफिनेशंस है। क्या क्या डेफिनेशंस दी यूक्लिड ने? यूक्लिड ने पहली जो डेफिनेशन है यूक्लिड की, ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। एक पॉइंट जो है उसका कोई पार्ट नहीं होता। कोई पार्ट नहीं का मतलब ना पॉइंट की लेंथ होती है, ना पॉइंट की ब्रीथ होती है, ना पॉइंट की हाइट होती है, ठीक है। उसका कोई पार्ट नहीं होता। वो एक मतलब ऐसे टिमकी को पॉइंट कहते हैं, आप ये मान लो कि पॉइंट किसको कहते हैं, टिमकी को पॉइंट कहते हैं, ठीक है। टिमकी तो जानते हो ना, जो यूं डॉट, ठीक है। बट यूं नहीं गुरुजी, इसकी तो लेंथ थोड़ी बहुत लेंथ होगी, हाइट होगी, नहीं। जैसे आप कमरे में बैठे हैं तो कमरे का एक कॉर्नर जो है, ठीक है, तो वो कॉर्नर एक छोटा सा हल्का सा एक जो पॉइंट कॉर्नर है उसको पॉइंट हम कह देते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखें, पॉइंट पॉइंट कोई ब्रिथलेस पॉइंट की कोई लेंथ नहीं, ब्रिथ नहीं, हाइट नहीं, दैट इज कॉल्ड पॉइंट, ठीक है। फिर यूक्लिड ने बताया एक ए लाइन इज ब्रिथलेस लेंथ। एक जो लाइन होती है, लाइन की लेंथ होती है बट उसकी ब्रिथ नहीं होती, ठीक है। जैसे ये लाइन है तो इसकी कोई ब्रिथ नहीं होती, इसकी लेंथ तो हो जाती है। लेंथ तो हम जैसे आगे लाइन सेगमेंट बोल देते हैं। लाइन जो है बोथ साइड इनफाइनाइट तक चलती है, बट उसमें हम एक कोई पार्ट, उसके पार्ट की बात करें तो उसको बोल देते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो लाइन क्या होती है, लाइन की कोई ब्रिथ नहीं होती, लेंथ होती है, लाइन की लेंथ इनफाइनाइट होती है। लाइन यदि हम एक लाइन की बात करें तो इनफाइनाइट लेंथ होती है, बट हमें जितनी पार्ट की जरूरत है हम उतनी की बात करते हैं। तो लाइन जो है लेंथ तो रखती है बट लाइन की कोई ब्रिथ नहीं होती। लाइन जो है वो एक ब्रिथलेस होती है। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं तो उसका एक कॉर्नर है, वो एक स्ट्रेट न्यू चल रहा है, दैट इज ए लाइन, ठीक है। इसकी कोई ब्रिथ नहीं है बट लेंथ है, ठीक है। फिर थर्ड वाली जो डेफिनेशन है, द एंड ऑफ ए लाइन आर पॉइंट। जैसे ये लाइन है तो इसकी जो एंड है ये, इनको पॉइंट कहते हैं, ठीक है। जो लाइन के या लाइन सेगमेंट के जो एंड्स है उनको क्या कह देते हैं हम, पॉइंट कह देते हैं, ठीक है। ये बताया यूक्लिड ने। फिर 4 के लिए, ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विथ द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। कि एक स्ट्रेट लाइन जो होती है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब जो स्ट्रेट चलती है बोथ साइड, ठीक है। और क्या कह रहा है, इट्स ए लाइन विच लाइज इवनली विथ द पॉइंट ऑन इटसेल्फ, जिस पर बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर वो बनी होती है। इस पर एक लाइन पर कितने सारे पॉइंट है गुरुजी? इनफाइनाइट पॉइंट है, ये सारे क्या है, पॉइंट है ऐसे। तो लाइन जो है वो बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। फिर इस सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रिथ ओनली। एक जो सरफेस होता है, सरफेस उसकी लेंथ होती है, ब्रिथ होती है। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे की दीवार देख लो आप, ठीक है। तो जैसे ये दीवार है इस तरफ वाली, तो इस दीवार को क्या कहते हैं, सरफेस कहते हैं, ठीक है। या फिर जैसे ये जो व्हाइट बोर्ड है या ग्रीन बोर्ड है, ठीक है, ये क्या है, इसको बोलते हैं क्या, सरफेस। सरफेस मींस सरफेस की लेंथ होती है, ब्रिथ होती है, सरफेस की हाइट नहीं होती, ठीक है। सरफेस की लेंथ होती है, ब्रिथ होती है। जैसे कोई भी रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये एक सरफेस है, इनकी लेंथ होती है, इनकी ब्रिथ होती है, बट इनकी कोई हाइट नहीं होती। तो सरफेस, जैसे जो दीवार है, दीवार ये एक सरफेस हो गया। आपकी नोटबुक है, नोटबुक के ऊपर का जो जो सरफेस है वो दैट इज ए सरफेस, ठीक है। कोई भी बुक है, बुक के ऊपर का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड सरफेस, ठीक है। तो याद इतना सा रखना है, सरफेस की लेंथ होती है, ब्रिथ होती है, बट हाइट नहीं होती, ठीक है। फिर द एज ऑफ ए सरफेस आर लाइन। एक सरफेस के जो एज होते हैं वो लाइन होते हैं। लाइन मतलब जैसे ये दीवार है, इधर वाली ये दीवार क्या है, एक सरफेस है। तो इस दीवार की जो ये ऊपर वाली जो लाइन है, ये ऊपर वाला जो कॉर्नर है, ठीक है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। इसको क्या बोलेंगे, एक स्ट्रेट लाइन। तो द एज ऑफ ए सरफेस आर
लाइन, एक सरफेस का जो एज होता है, एज मतलब कॉर्नर, उसको क्या बोलते हैं हम, लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये सब किसने बताया, यूक्लिड ने, यूक्लिड डेफिनेशन। फिर ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज evenly विथ द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। एक सरफेस, जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस पर बहुत सारी लाइनें हो सकती है। ठीक है, ये सब जो है लाइन है इस एक सरफेस पर। तो एक सरफेस जो होता है, एक प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवनली विथ द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। बहुत सारी स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये 7 यूक्लिड ने डेफिनेशंस दी। ठीक है, ये यूक्लिड डेफिनेशंस है। तो ठीक है, क्लियर है, सातों पॉइंट आपको आए समझ में, यूक्लिड डेफिनेशंस क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूक्लिड एक्जियोम्स की। तो एक्जियोम्स क्या क्या है, देखो क्या क्या एक्जियोम्स दिए यूक्लिड ने। पहला क्या कह रहा है, थिंक विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनोदर। ये ऐसे कह रहा है कि जैसे मान लो एक पार्ट, जैसे मैंने लिखा ए इक्वल्स टू 5, ठीक है, और बी इक्वल्स टू बी 5। ठीक है, तो फिर यदि ऐसा है तो ए और बी भी इक्वल होंगे। हम जनरली करते हैं क्वेश्चन जब सोल्व करते हैं कि इफ जैसे ये इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2, तो हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए इक्वल्स टू बी, की 5 की वैल्यू पुट कर दी बी। यही कह रहा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनोदर, कि यदि एक जो है किसी के इक्वल है और दूसरा भी उसी के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होते हैं। ये सबसे पहले किसने बताया, ये यूक्लिड ने बताया। ठीक है, जनरली हम जानते हैं ये बातें, हम सीखते हैं, हम मैथ्स में करते आए हैं अब तक। ठीक है, बट ये सारी चीजें आई कहां से, किसने बताया, यूक्लिड ने बताया सबसे पहले। कि यदि मान लो एक कोई भी जो वैल्यू है वो किसी दूसरी वैल्यू के इक्वल है, और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट एक्जियोम्स। सेकंड एक्जियोम्स की यदि हम बात करें, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल देन वोल्स आर आल्सो इक्वल। कि जैसे मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया 1 + 2, तो मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी, और इधर क्या होगा 5 + 5। तो यदि ये दोनों इक्वल है तो फिर ये दोनों भी इक्वल होंगे। यही कह रहा है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, इक्वल में इक्वल को ऐड करते हैं, द वोल्स आर इक्वल, तो जो कंप्लीट पार्ट है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे मतलब ये दो इक्वेशन है, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो फिर ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे एक दूसरे के। यूं नहीं, फिर हम a प्लस बी इक्वल्स टू 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा ये भी सबसे पहले किसने बताया, यूक्लिड ने बताया। ठीक है, फिर यदि हम थर्ड एक्सियोम्स की बात करें, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर आल्सो इक्वल। कि यदि आपके पास जैसे मान लो ये लिखा हुआ है कि a इक्वल्स टू 5, और आपने दोनों में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, मतलब a-2 इक्वल्स टू 5-2। ठीक है, तो a-2 इक्वल्स टू 3, तो ये भी फिर इक्वल होंगे। ऐसे कह रहा है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, कि इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो रिमाइंडर है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये भी किसने बताया, यूक्लिड ने बताया। ठीक है, क्लियर है। एक्सियोम्स 4 की बात करें, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनोदर आर इक्वल टू वन अनोदर। यदि मान लो कोई भी दो पार्ट या दो लाइन एक दूसरे के कोइंसाइड है। ठीक है, कोइंसाइड का मतलब एक के ऊपर से दूसरी लाइन का पास करना है। ठीक है, जैसे ये एक ए बी है और दूसरी जो है सी डी है, यदि दोनों कोइंसाइड है तो दोनों फिर इक्वल भी होंगी। ठीक है, कोइंसाइड का मतलब बिल्कुल एज इट इज सेम, एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन पास करना, दैट इज कोइंसाइड लाइन, एज इट इज सेम। ठीक है, तो ये यदि कोई दो ज्योमेट्रिकल कोई भी वैल्यूज इक्वल है, कोइंसाइड है, तो वो दोनों क्या होगी, फिर इक्वल भी होगी। ठीक है, ये एक्सियोम्स 4। फिर एक्सियोम्स 5 क्या है, द वोल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो वोल है वो हमेशा उसके किसी पार्ट से बड़ा होता है। वोल इज ग्रेटर देन पार्ट, मतलब कि यदि हम बात करें, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दूं मैं, एक जैसे आपने एक तरबूज लिया। ठीक है, ये एक तरबूज है, और आपने इस तरबूज का एक कोई पार्ट काट लिया छोटा सा।
ठीक है। ये आपने जैसे मान लो एक पार्ट इसका अलग कर लिया, ये काट लिया, ठीक है, ये इसका एक पार्ट है, यहां से एक पार्ट काटा और वो आपने अलग कर लिया। तो जो कंप्लीट जो है, कंप्लीट वो इस पार्ट से हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, जनरली बात है, हम जानते हैं कि जो वोल है कंप्लीट जो है वो उसके किसी भी पार्ट से हमेशा बड़ा ही रहेगा, क्योंकि उसी में से तो काटा गया है पार्ट, तो वो हमेशा बड़ा ही रहेगा। उसके कोई भी वोल जो है वो अपने एक पार्ट से हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, यही ऐसे कह रहा है, द वोल इज ग्रेटर देन द पार्ट, कि कोई भी कंप्लीट जो कोई भी मान लो ज्योमेट्रिकल पार्ट है वो बड़ा रहेगा उसके किसी पार्ट से। ये यूक्लिड ने एक्सियोम्स 5 बताया। फिर यदि हम 6 की बात करें, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनोदर। ये ऐसे कह रहा है कि जैसे मान लो ए जो है वो 2b के इक्वल है और सी जो है वो भी 2b के इक्वल है, तो ए और सी भी फिर क्या होंगे, इक्वल होंगे। कि यदि कोई एक वैल्यू किसी के डबल के इक्वल है और दूसरे भी उसके किसी डबल के इक्वल है, तो वो दोनों वैल्यू भी क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। ठीक है, मतलब थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनोदर। फिर नेक्स्ट 7 एक्सियोम्स, थिंग्स विच आर ऑलवेज ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनोदर। अब इसमें हाफ की बात कर ली, यदि ए जो है वो 1/2b है और सी जो है वो 1/2b है, तो भी ए और सी क्या होंगे, बराबर होंगे। कि हाफ, यदि कोई एक वैल्यू किसी दूसरे के हाफ के इक्वल है और दूसरी भी उसी के हाफ के इक्वल है, तब वो दोनों वैल्यू भी क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है। ये सारी जनरली बातें हम जानते हैं, क्यों, हम सीखते आए हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें सबसे पहले किसने बताई, मैथ्स को किसने दिया, ये यूक्लिड ने दिया। ठीक है, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, पूरी ज्योमेट्री जो है वो इन्हीं से मिलकर बनी है। ठीक है, अब हम बात करें, ये एक्सियोम्स हो गए यूक्लिड के। अब यदि हम बात करें किसकी, पोस्टुलेट की, यदि हम बात करें यूक्लिड 5 पोस्टुलेट, तो 5 पोस्टुलेट क्या क्या है। ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है वो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट, दो पॉइंटों को मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ये ए और ये बी। ठीक है, मतलब कोई भी दो पॉइंट है, कोई भी दो पॉइंट, उनको ज्वाइन कराने से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक ही यूनिक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इन दोनों पॉइंटों से हम कोई दूसरी स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते। हाँ, एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन बन सकती है, जैसे ये ठीक है, ऐसे बहुत सारी। और ये मान लो एक और पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट से अब और आप यदि कोई भी यहाँ से ड्रॉ कराते हैं तो ये लाइन नहीं आएगी। ठीक है, ये सभी मतलब इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली तो एक ही लाइन होगी, यही। और यदि आप किसी एक पॉइंट से और दूसरी लाइन ड्रॉ कराते हैं तो फिर वो इस पॉइंट से पास नहीं करेगी। ये यूक्लिड का पोस्टुलेट 1 क्या कह रहा है, स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। केवल एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी जा सकती है दो पॉइंटों से। यदि आप इन दोनों पॉइंटों से और दूसरी स्ट्रेट लाइन यदि आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यदि आप किसी भी पॉइंट से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो फिर वो इस लाइन के अलावा दूसरी लाइन होगी। ठीक है, या फिर इस पॉइंट से यदि आप और कोई लाइन, या इस पॉइंट से और कोई लाइन यदि आप ड्रॉ करना चाहते हैं, मैंने इसी को लिखा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इस पॉइंट से और जितनी भी लाइन ड्रॉ करेगी तो वो सभी इस पॉइंट से पास नहीं करेगी। इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली केवल ये एक यूनिक लाइन बन सकती है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पोस्टुलेट 2 की यदि हम बात करें, क्या है, इट टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनेटली। ठीक है, कि यदि कोई भी एक लाइन है, जैसे ये लाइन है ए और ये लाइन है, ये पॉइंट है बी। ठीक है, तो एक लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली, बोथ साइड एक लाइन को इनफाइनाइट प्रोड्यूस हम कर सकते हैं, दोनों साइड हम आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कितनी भी डिस्टेंस पर, जितनी मतलब आप ये समझो लाइन जो है वो बोथ साइड इनफाइनाइट तक चलती है। यही बताया यूक्लिड ने इसमें, कि कोई भी लाइन जो है हम बोथ साइड इनफाइनाइट तक उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो लाइन को रोक दे या फिर लाइन को घुमा दे। ठीक है, ना ही तो लाइन कभी घूमती है और ना ही लाइन कभी रुकती है।
ठीक है, किसने बताया? यूक्लिड ने बताया। किसमें बताया? पोस्टुलेट 2 में बताया। क्लियर? ओके। अब यदि हम पोस्टुलेट 3 की बात करें तो पोस्टुलेट 3 क्या है? इस सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ठीक है, कि कोई भी एक सेंटर लेकर हम किसी भी रेडियस का एक सर्कल बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सर्कल। और सर्कल में ये तो क्या होता है? सेंटर होता है। और रेडियस क्या होती है? इस सेंटर की सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट से डिस्टेंस, इसको क्या कह देते हैं? रेडियस आर कह देते हैं। ठीक है, एक तो ये तो सेंटर हो गया, और इस सर्कल पर कोई भी हम पॉइंट ले ले कहीं पर भी, उन दोनों को ज्वाइन कराने वाली लाइन की जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं? आर कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो हम मतलब किसी भी, देखो क्या लिखा हुआ है, इस सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मतलब कोई भी सेंटर लेकर किसी भी रेडियस का हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। एक छोटा सर्कल भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, बड़ा सर्कल भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सर्कल। कोई भी सेंटर लेकर किसी भी रेडियस का हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। किसने बताया? यूक्लिड ने बताया। किसमें बताया? पोस्टुलेट 3 में बताया। बट इफ वी टॉकिंग अबाउट पोस्टुलेट 4, देन क्या है पोस्टुलेट? फॉर ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनोदर। राइट एंगल किसको बोलते हैं? 90 डिग्री के एंगल को। तो जितने भी राइट एंगल है वो सभी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल को ही राइट एंगल कहते हैं। तो राइट एंगल की जब भी बात होगी तो वो तो 90 डिग्री ही होगा, देखो। ठीक है, तो सभी 90 डिग्री के एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। ये किसने बताया? यूक्लिड ने बताया। किसमें बताया? पोस्टुलेट 4 में बताया। और जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ ए स्ट्रेट लाइन falling on two straight line make the interior angle on the same side of it taken together less than two right angle, then the two straight line if produced infinitely meet on that side on which the sum of angle is less than two right angle। इसमें देखो ये ऐसे कह रहा है कि यदि कोई दो लाइन को एक लाइन कट करती है, ठीक है, कोई भी दो लाइन, जैसे मैंने लिखा एक तो ये लाइन है और एक ये लाइन है। ठीक है, इन दोनों लाइन को एक लाइन कट कर रही है। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल देखो इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। ये है इंटीरियर एंगल, इधर वाले भी इधर वाले भी। और एक्सटीरियर एंगल ये है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है देखो, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग on two straight line makes the interior angle on the same side, एक तरफ बनने वाले इंटीरियर एंगल सेम साइड टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल, कि दोनों इंटीरियर एंगल का सम जिस तरफ टू राइट एंगल मतलब 180 डिग्री 180 डिग्री से कम होंगे, जिस तरफ के दोनों इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 से कम होगा, उस तरफ उन लाइन को आगे बढ़ाने पर वो दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, जैसे मान लो हम यदि देखें तो ये इन दोनों एंगल का जो सम है वो 180 से कम दिख रहा है हमें। ठीक है, क्योंकि ये तो ज्यादा है, 90 से ज्यादा, ये 90 से ज्यादा, तो इस तरफ 180 से कम है। तो इन दोनों लाइन को हम यदि इनफाइनाइट तक प्रोड्यूस करेंगे, मतलब आगे इधर बढ़ाएंगे, तो ये लाइन इस तरफ एक दूसरे को कट करेगी। ठीक है, आगे कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर जाएगी? इंटरसेक्ट कर जाएगी। हाँ, इस तरफ जिधर 180 से ज्यादा है ना, दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 से ज्यादा है, तो फिर उस तरफ वो लाइन एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगी। ठीक है, ये किसने बताया? यूक्लिड ने बताया पोस्टुलेट 5 में। क्लियर है? ये हमने पढ़े एक्सियोम्स और पोस्टुलेट। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 5.1, क्या है क्वेश्चन नंबर 1? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको विथ रीजन ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से केवल एक लाइन पास कर सकते हैं। नहीं नहीं गुरुजी, एक सिंगल लाइन से तो इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं। हाँ, यदि दो दो पॉइंट होते तो दोनों पॉइंट से एक ही लाइन पास कर सकते हैं।
पास करती है, ठीक है, बट एक सिंगल पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है, तो ये क्या हुआ, फॉल्स, गलत बात कही, ठीक है। सेकंड की यदि हम बात करें, देर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, कि दो अलग अलग पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है, नहीं नहीं, हम अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा हमने कि दो, ये पोस्टुलेट वन था कि कोई दो अलग अलग पॉइंट से केवल और केवल एक सिंगल लाइन पास कर सकती है, ठीक है, और एक लाइन के अलावा दूसरी लाइन नहीं होगी जो इन दोनों पॉइंट से क्या कर जाए, पास कर जाए, ठीक है, क्लियर है। तो ये भी क्या हुआ, ये भी गुरुजी फॉल्स हो गया, दो अलग अलग लाइन, दो अलग अलग पॉइंट से तो केवल एक यूनिक लाइन पास कर सकती है। थर्ड की यदि बात करें, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड, ऐसे कह रहा है कि एक टर्मिनेटेड लाइन, कोई भी एक लाइन है वो दोनों तरफ इनफाइनाइट तक चलती है, हाँ सही बात है, ट्रू, ठीक है, ये हमने पढ़ा भी, देखो पोस्टुलेट टू कि एक कोई भी लाइन है उसको, टर्मिनेटेड लाइन, उसको बोथ साइड इनफाइनाइट तक हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो थर्ड वाला ट्रू। फोर्थ की बात करें, इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडी आर इक्वल, यदि कोई दो सर्कल इक्वल है तो उनकी रेडियस भी एक दूसरे के इक्वल होगी, हाँ सही बात भी है, यदि कोई दो सर्कल इक्वल है, ठीक है, तो वो तभी इक्वल होंगे जब दोनों की रेडियस सेम होगी, ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, ट्रू हुआ कि हाँ गुरुजी सही बात है, यदि कोई दो सर्कल इक्वल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि उन दोनों की रेडियस इक्वल है। इक्वल सर्कल मतलब कैसे कहेंगे, जब उनकी रेडियस इक्वल होगी तभी उन दोनों सर्कल को हम इक्वल सर्कल बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये भी बात जो है वो क्या है, ट्रू है। फिर इन फिगर 5.9, इफ ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ये एक ए बी है और एक पी क्यू है एंड एक एक्स वाई है, ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि ए बी इक्वल्स टू पी क्यू और पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई, तो ये कह रहा है देन ए बी ऑल्सो इक्वल्स टू एक्स वाई, तो ए बी भी इक्वल होगा एक्स वाई के, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये यूक्लिड का एक्सियोम्स है कि यदि ये पी क्यू जो है इसके इक्वल है और पी क्यू इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, एक्सियोम्स वन, कि हाँ दो वैल्यूज अलग अलग के एक वैल्यूज दो अलग अलग के इक्वल है, तो वो दोनों भी क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है, ये भी क्या है, स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है, क्लियर है, बोलो जय श्री राम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू की, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर टू, गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, what are they and how might you define them, give a definition for each of the following terms, इनकी आपको सभी की definitions लिखनी है, are there other terms that need to be defined first, यदि कोई आप other term use करते हैं तो उसको पहले define करो, तो सबसे पहले हम बात करें पैरेलल लाइन की, तो पैरेलल लाइन तो आप सब जानते हैं किसको कहते हैं, ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हो, ठीक है, या फिर जैसे देर आर नो कॉमन पॉइंट, ऐसी लाइन जिनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, दोनों को इनफाइनाइट बढ़ाने पर भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो, उन्हीं को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं, या फिर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सदैव इक्वल होती है, दैट इज पैरेलल लाइन, ठीक है, या दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटती हो तो उनको क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। फिर यदि हम बात करें सेकंड परपेंडिकुलर लाइन की, तो परपेंडिकुलर लाइन की यदि हम बात करें तो परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती, ऐसी दो लाइन जिनके बीच का एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री हो, तो उनको क्या कह देते हैं, परपेंडिकुलर लाइन कह देते हैं, मतलब कि यदि कोई दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर कट करती हो तो उनको हम क्या कह देते हैं, परपेंडिकुलर लाइन कह देते हैं। फिर लाइन सेगमेंट, एक किसी भी लाइन का छोटा जो पार्ट है, ये ए और ये बी, लाइन जो है बोथ साइड इनफाइनाइट तक चलती है, और एक लाइन का पार्ट जिसकी लेंथ फिक्स कर दें हम, एक कोई भी छोटा पार्ट हम काट ले एक लाइन का, ठीक है, ए पार्ट ऑफ ए लाइन आर कॉल्ड लाइन सेगमेंट, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट, ये हो जाएगा क्या, लाइन सेगमेंट। फिर हम यदि बात करें नेक्स्ट, रेडियस ऑफ ए सर्कल,
तो अभी हमने पढ़ा भी था, एक सर्कल की रेडियस क्या होती है, सर्कल के सेंटर से सर्कल पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को क्या कह देते हैं, रेडियस कह देते हैं। ठीक है, मतलब ये सर्कल है और ये इस सर्कल का सेंटर है, इस सर्कल के ऊपर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसी को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। बट इफ यू टॉकिंग अबाउट स्क्वायर, यदि हम स्क्वायर की बात करते तो स्क्वायर मतलब ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड इक्वल हो और जिसके चारों एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, उसको क्या कहते हैं, उसको स्क्वायर कह देते हैं। ए बी सी और डी, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी एंड ऑल्सो इक्वल्स टू ए डी, and all angle A equals to angle B equals to angle C equals to angle D are 90 degree, that is called square। एक रोम्बस भी होता है, देखो रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होती, बट एंगल जो है वो 90 डिग्री के नहीं होते। रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है, आगे आपके मतलब 10th में काम आएंगे। तो रोम्बस मतलब जिसके चारों एंगल 90 के नहीं होते, रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, स्क्वायर और ये रोम्बस दोनों के चारों साइड जो है वो इक्वल होती है, बट एंगल जो है स्क्वायर के सभी 90 डिग्री के होते हैं और रोम्बस के सभी 90 डिग्री के नहीं होते। ठीक है, तो ये आपके पास स्क्वायर की डेफिनेशन हुई। क्लियर है, बोलो जय श्री राम। चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। दो पोस्टुलेट आपको गिवन है, given any two distinct point A and B, there exists a third point C which is in between A and B। ऐसे कह रहा है, गिव एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, कोई भी दो अलग अलग पॉइंट आपको गिवन है ए एंड बी, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी, तो ये बीच में एक थर्ड एक और पॉइंट सी को एग्जिस्ट करता है। बट वी नो दैट मतलब दो पॉइंट के बीच को जब हम ज्वाइन कराते हैं तो इस पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। ये तो एक पॉइंट की बात कर रहा है, बट वी नो दैट इस पर कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। ये यूक्लिड ने स्टार्टिंग में एक्सियोम्स में बताया, या सॉरी डेफिनेशन में बताया कि कोई दो पॉइंट को हम ज्वाइन कराते हैं तो उस पर बहुत सारे इवनली बहुत सारे पॉइंट जो है वो लाई करते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत बात है, इसकी गलत कह रहा है ये। फिर सेकंड क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, कि कोई 3 पॉइंट है तो उनसे आप एक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। ऐसे कह रहा है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, वो एक सेम लाइन पर नहीं है। बट हम बात करें जैसे ये एक, ये दो, ये 3 पॉइंट की, ए बी सी, ठीक है, तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, हाँ सही बात है, बट वो तीनों जो पॉइंट है वो कोलिनियर नहीं होने चाहिए, एक लाइन पर लाइन नहीं करने चाहिए। यदि एक लाइन पर लाइन नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर मतलब नॉट ऑन द सेम लाइन, तब उनसे एक सेम लाइन नहीं बन सकती। ये जो 3 पॉइंट है तीनों क्या नहीं होने चाहिए, कोलिनियर नहीं होने चाहिए। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट जो है वो नहीं होने चाहिए। क्लियर है, ओके, बोलो जय श्री राम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल्स टू बी सी। आपसे कह रहा है कि एक इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट, ये है आपके पास ए और ये आपके पास है बी, और एक पॉइंट है मान लो यहाँ पे सी, और आपको कह रहा है कि AC इक्वल्स टू BC, देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है AC इक्वल्स टू 1/, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, आपको ये तो गिवन है और ये आपको प्रूव करना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो यूक्लिड ने हमें क्या बताया कि किसी भी मतलब वैल्यूज में या किसी भी इक्वेशन में हम कोई भी सेम नंबर बोथ साइड ऐड कर सकते हैं। तो बाय एडिंग मैंने लिखा, by adding
AC बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ AC ऐड कर दिया। सो AC प्लस AC इक्वल्स टू AC प्लस BC। मैंने क्या किया, बोथ साइड AC ऐड कर दिया। किसने सिखाया हमें ये सब? यूक्लिड ने सिखाया कि आप सेम नंबर बोथ साइड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब AC प्लस AC तो हम क्या जानते हैं, 2AC। बट AC प्लस BC, AC प्लस BC इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। ठीक है, और AC इक्वल्स टू, इस टू को इधर ट्रांसफर करोगे तो 1/2 AB। हमें क्या प्रूव करना था? हाँ गुरुजी, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, क्लियर है? ओके, बोलो जय श्री राम। हर क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आप हर बार जय श्री राम बोलते जाए। इससे क्या होगा, पढ़ाई में पूरा मन लगने लग जाएगा आपका। ठीक है, और इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो बहुत सारा आउटपुट मिलेगा। हम पढ़ते खूब है लेकिन आउटपुट नहीं मिलता, फिर याद नहीं होता। तो ऐसे आप पूरा इंटरेस्ट जगाएं इसमें, पढ़ाई में। ठीक है, इसके साथ जीए मैथ्स के साथ। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या कह रहा है, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। हाँ सही बात है, अभी जो हमने पढ़ा ये ए बी और ये जो पॉइंट सी है, ये ए सी और बी सी इक्वल है। तो सी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। कोई भी लाइन सेगमेंट जो है उसका केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है कि ये जो सी है वो इस लाइन ए बी का ही क्या है, मिड पॉइंट है। बट लेट, एक और अदर पॉइंट ले लिया मैंने, डी। डी इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, लिख दिया डी इज ऑल्सो, या सी कोमा डी, ऐसे लिखो सी कोमा डी आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब वो तो यूक्लिड तो कह रहा था, मतलब इस सॉरी क्वेश्चन में ऐसे कह रहा है कि जो सी एक दो पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली लाइन का केवल यूनिक मिड पॉइंट होता है, एक ही मिड पॉइंट होता है। ठीक है, बट हम इसको उल्टा लेकर एक बार सोल्व कर रहे हैं। हमने एक बार ही मान लिया कि एक ही मिड पॉइंट नहीं है, दो मिड पॉइंट है, एक सी है और एक डी है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ए सी इक्वल्स टू 1/2 AB। ठीक है, कि यदि सी ए बी का मिड पॉइंट है तो ए सी जो है वो ए बी का क्या होगा, हाफ होगा। इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर 1। बट वी ऑल्सो नो दैट ए डी, यदि डी मिड पॉइंट है, ठीक है, यदि डी मिड पॉइंट है तो ए डी इक्वल्स टू भी हम क्या लिखेंगे, 1/2 AB ऐसा लिखेंगे। भाई यदि मिड पॉइंट का मतलब क्या है, डिस्टेंस, बोथ डिस्टेंस आर सेम। तो यदि ए डी मिड पॉइंट है तो ए डी जो होगा वो भी ए बी का हाफ होगा। इसको दिया इक्वेशन नंबर 2। अब यदि हम इन दोनों इक्वेशन से देखें या फिर यूक्लिड का एक्सियोम्स लगाएं, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए सी इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, मतलब ये जो ए सी है और ये जो ए डी है दोनों इक्वल है। ये मतलब 1/2 ऐसे, ये जो पोस्टुलेट सॉरी एक्सियोम्स था, लास्ट वाला एक्सियोम्स क्या था, कि यदि कोई नंबर किसी के हाफ के इक्वल है और दूसरा नंबर भी उसी के हाफ के इक्वल है तो ये दोनों भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए सी इक्वल्स टू ए डी। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब पॉइंट सी और डी क्या हो, कोइंसाइड पॉइंट हो, एक ही पॉइंट हो। आप देखो ना कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये बता रहा दोनों इक्वल, ए सी इक्वल्स टू ए डी आ रहा। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है कि ये एक ही पॉइंट सी हो और इसी पॉइंट का नाम जो है वो डी हो। तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जैसे इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ पॉइंट सी एंड डी आर कोइंसाइड पॉइंट। दोनों कैसे पॉइंट हो, कोइंसाइड पॉइंट हो। क्लियर है? ओके, बोलो जय श्री राम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6,
ए सी इक्वल्स टू बी डी, आपको कह रहा है कि ए सी इक्वल है बी डी, देन प्रूव दैट ए बी इक्वल्स टू सी डी, आपको प्रूव करना है ए बी और सी डी जो है वो भी इक्वल है। ये तो आपको गिवन है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं AC को देखूं तो AC को क्या लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी सी लिख सकता हूं। तो AC को हमने लिखा ए बी प्लस बी सी, भाई ये AC है तो ये ए बी प्लस बी सी ऐसे लिख दिया। और BD को हम क्या लिख सकते हैं, BD को लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब बोथ साइड में BC सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ठीक है, बाई सब्ट्रैक्टेड BC बोथ साइड, दोनों तरफ से मैंने BC को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी माइनस बी सी। तो BC से BC कैंसिल, यहाँ पे भी BC से BC कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, ए बी इक्वल्स टू सी डी। ए बी और सी डी क्या है, इक्वल है। हमें क्या प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, क्लियर है, ओके, बोलो जय श्री राम। अब हम और नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है वाई इज एक्सियोम्स 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियोम्स कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ, नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। ये फिफ्थ पोस्टुलेट की बात नहीं कर रहा, एक्सियोम्स की बात कर रहा है। ठीक है, एक्सियोम्स क्या था, एक्सियोम्स था, फिफ्थ वाला एक्सियोम्स था कि ए वॉल is greater than its part। एक वॉल जो है वो इसके पार्ट से बड़ा होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे कोई भी एक मैंने ले लिया, जैसे एक स्क्वायर ले लिया, अब इस स्क्वायर का एक कोई भी इतना सा पार्ट मैंने काट कर अलग कर लिया, तो ये जो है मतलब इस तरह से ये पार्ट मैंने काट कर अलग कर लिया, ये छोटा वाला पार्ट। ठीक है, तो ये जो पार्ट इस कंप्लीट से तो हमेशा छोटा ही रहेगा, ये तो इसका ही तो पार्ट है, तो हमेशा जो रहेगा ये इससे बड़ा ही रहेगा पार्ट से, कि जो कंप्लीट है वो, और उसमें से कोई भी एक पार्ट आपने काटा है। ठीक है, तो ये वॉल जो है वो हमेशा उस पार्ट से बड़ा रहेगा। ठीक है, यही कह रहा है वाई इज एक्सियोम्स 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियोम्स कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका कोई मतलब प्रूफ नहीं है कि ऐसा क्यों होगा गुरुजी। ठीक है, बट वी नो दैट वेरी वेल कि कोई भी कंप्लीट है, जैसे आपने एक जैसे मान लो सेव ली, और सेव की आपने एक छोटा सा पार्ट काट लिया, तो जो कंप्लीट सेव था वो तो उस छोटे से पार्ट से तो बड़ा ही रहेगा ना हमेशा, क्योंकि उसमें से ही तो आपने काटा है। इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा क्यों गुरुजी। ठीक है, तो ये सब बातें बताई यूक्लिड ने। ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, और इसी को हम ज्योमेट्री में आगे अप्लाई करते जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो कैसा आपको समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ आप जय श्री राम लिखें, जय महाकाल लिखें, हर हर महादेव लिखें, जय श्री श्याम लिखें, और जय माता दी लिखें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।